जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो चैनल में। जी, यह हमारा 7वां वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन घटना चक्र बुक देख रहे हैं। और आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाएगा। जैसा हमारा चल रहा है अध्ययन, आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले ही प्राचीन भारत का इतिहास कर चुके हैं, जो कि पिछले 4 वीडियो लेक्चर में है। और हम लोग पहले 2 वीडियो लेक्चर मध्यकालीन इतिहास बना लिए, या तीसरा वीडियो लेक्चर है मध्यकालीन इतिहास पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहले वाले वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए इसे चेक कीजिए। और हम लोगों ने बिहार स्पेशल घटना चक्र भी पढ़ा है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे भी चेक कीजिए। हमने इटोरिया करंट अफेयर का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया है। अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखा तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जाइए आप लोग उसे भी चेक कीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस पर अपलोड किया जाए तो आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन ज़्यादा जल्द से जल्द पहुंच जाए। और आप लोग इस तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और नज़दीक में ही आपका एग्ज़ाम है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कम से कम इसे 2-3 बार जरूर ही देखें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग इसे एग्ज़ाम में परफॉर्म अच्छे से कर पाएँ। तो आइए अब देखते हैं भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मुग़ल काल के बारे में। तो मुग़ल काल का हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है, और हम लोग आगे भी मुग़ल काल के बारे में ही देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को मैं उम्मीद करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और आप लोग हमें सपोर्ट करें। हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक, ताकि सबको लाभ मिल सके, स्टूडेंट को भी लाभ मिल सके, उन्हें अच्छे वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके, और हमें अच्छे से अच्छे स्टूडेंट मिल सके, ताकि हम और अच्छे उनके लिए वीडियो बना सकें। तो आज शुरू होगा यहाँ से मुग़लकालीन प्रशासन से। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं मुग़लकालीन प्रशासन का। मुग़ल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था सरकार के नाम से। मुग़ल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। मुग़ल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था सरकार। मुग़ल काल में जिला जनपद क्या कहलाता था? तो सरकार कहलाता था। मुग़ल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो यह था मीर बख्शी। मुग़ल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो यह था मीर बख्शी। मुग़ल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था क्या? क्या था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। मुग़ल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ, मुग़ल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्र शासन व्यवस्था के विकास का प्राण शक्ति उनके सैनिक शक्ति पर निर्भर था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों कथन सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। जैसे मुग़ल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, यह बिल्कुल सही है। मुग़ल शासन केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर था, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से किस मुग़ल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो यह था मनुची को। निम्न में से किसे मुग़ल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो यह था मनुची। इनमें से सही ऑप्शन देखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए तथा अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, कौन से थे? तो जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, यह बिल्कुल सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था, यह बिल्कुल सही है। सम्राट है ही जिसका आसन्न कर्नल था, तो यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। मुग़ल प्रशासन में मुहत्सिब था क्या? तो यह था लोक आचार्य अधिकारी। मुग़ल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? तो लोक आचार्य अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, यह गलत है। इसमें सी ऑप्शन, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। बाकी इनमें 33 वर्ग थे, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त किया, यह बिल्कुल सही है। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारी को मनसब प्रदान किए जाते थे, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन गलत है। मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर देखना है कौन कौन सा सही है। तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, यह बिल्कुल सही है। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे, यह गलत है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, यह भी बिल्कुल सही है। फिर
दीवान कार्यालय द्वारा इनके वेतन दिए जाते थे, यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 और 3 सही है। फिर से देखते हैं कौन कौन सा सही है। तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, यह बिल्कुल सही है। और मनसबदारों के 3 वर्ग थे, यह भी बिल्कुल सही है। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर होता था? तो इसमें देखना कौन सा सही है। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदार के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं थी। यह बिल्कुल गलत है। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदार के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। यह बिल्कुल गलत है। दोनों ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा, ना तो ए ना ही 2। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो यह था भू राजस्व। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो यह था भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था किसका? तो यह था भू राजस्व का। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था किसका? तो भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिन्हें तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो यह था जहांगीर। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो यह था जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद एवं मंच इंगित करता है किसको? तो कहता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। मुगल प्रशासन में मदद एवं मंच इंगित करता है किसको? तब विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह क्या है? तो यह सूबा और परगना के बीच के क्षेत्र इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। फिर से मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों से चकला शब्द का प्रयोग हुआ था, यह क्या था? तो यह सूबा और परगना के बीच के क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित है, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, यह बिल्कुल सही है। मनसबदारी का पद पैतृक था, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर रहेगा ए, केवल 1 सही है। फिर से मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित था, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। यहाँ पे कथन कारण दिया, मुगल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, यह बिल्कुल सही है। और मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन कारण का स्पष्ट नहीं करता है। ठीक से मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, यह बिल्कुल सही है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, यह बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न। निम्न कथन एक कथनों की व्याख्या को पढ़े और निम्न के कूट का सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर देखना है कौन सा सही उत्तर है। तो आइए देखते हैं। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, यह बिल्कुल सही है। फिर मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे, उनका वर्गीकरण होता था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बी, ए और बी दोनों सही है। फिर से सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, यह बिल्कुल सही है। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसब होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, यह भी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो दीवान ए तान क्या होगा? तो जागीर व वेतन को देखना। फिर मुस्ताफरी हो जाएगा राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। फिर हो जाएगा मशरूफ़ जाएगा कार्यालय को संभालने के लिए। फिर हो जाएगा वकियानविस, तो यह जाएगा प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। बी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2। फिर से दीवान ए तान हो जाएगा जागीर व वेतन को देखना। फिर हो जाएगा मुस्ताफरी हो जाएगा राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। फिर मुशारिफ हो जाएगा कार्यालय को संभालने के लिए। और वकियान्वेष हो जाएगा प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, यह बिल्कुल सही है। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए आंसर हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। फिर से अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, यह बिल्कुल सही है। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, यह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? तो यह थे अकबर। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? तो यह थे अकबर। मुगल शासन में तांबे के सिक्के कहलाता था क्या? तो यह कहलाता था दाम। मुगल शासन में तांबे के सिक्के कहलाता था क्या? तो यह कहलाता था दाम।
निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो यह था बाबर। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो यह था बाबर। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था क्या? तो यह था लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण का तरीका। अकबर के शासनकाल में दक्कन की निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो यह था हल्की संख्या। अकबर के शासनकाल में दक्कन की निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो यह था हल्की संख्या। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवा को पुनर्जीवित करके किया गया? तो यह था शाहाबनगर। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो यह था शाहाबनगर। तो अगला अध्याय यहाँ पर शुरू होता है मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला। तो फिर मैं इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित कीजिए और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें, इसीलिए हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन कीजिए। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो यह है उपयुक्त सही मतलब युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो यह है युद्ध दृश्य, पशु पक्षी के प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? तो यह था हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? हुमायूं ने। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो यह बनवाया था हुमायूं ने। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो यह बनवाया था हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल काल भारतीय लघु चित्र काल की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो यह पड़ा है या नहीं पड़ा है? काली घाट पर, बाकी पहाड़ी राजस्थानी और कांडला पे पड़ा है। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो यह है काली घाट। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था अब्दुल रस्मद। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो यह था अब्दुल रस्मद। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। अकबर के दशवंत एवं बसावन प्रमुख चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किस दरबार में हुआ था? तो यह हुआ था अकबर के दरबार में। यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यह हुआ था अकबर के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो इनका हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3 मतलब अबुल हसन और अक्का रिज़ा। 2 और 3 अबुल हसन और अक्का रिज़ा। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो यह है अबुल हसन और अक्का रिज़ा। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो यह है जहांगीर। मुगल चित्रकला ने किसके शासन में उन्नति की? तो यह है जहांगीर। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो यह दिया था चित्रकला को। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? यह था चित्रकला। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रकार या एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो यह थे जहांगीर। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्र पर अधिक जोर दिया? तो यह थे जहांगीर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो यह करते हैं चित्रकला को। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो यह करता है चित्रकला को। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो यह थी वीणा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो यह थी वीणा। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो यह है तोड़ी। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो यह है तोड़ी। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नामक नायक जैसे संगीतों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त की थी। स्वामी हरिदास के अनुयायियों में कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए? तो यह किए थे 5। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए? तो यह थे 5। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक में सम्मिलित थे कौन कौन से? तो यह थे तानसेन और हरिदास। ए ऑप्शन 1 और 2।
अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक में सम्मिलित थे कौन कौन? तो तानसेन और हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ? तो यह है ग्वालियर में। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ? तो ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो यह था रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो यह था रामतनु पांडे। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो यह दिया था भाटा और राजा रामचंद्र सिंह। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? यह था भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो यह है अकबर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो यह थे अकबर। यहाँ पे मुगल साहित्य शुरू होगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो यह थे लेडिल और रस्किन। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो यह थे लेडिन और रस्किन। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? तो यह थी बाबर की। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो यह थे गुलबदन बेगम। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो यह थे गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो यह की थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं, जिनका नाम है गुलबदन बेगम। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह किया गया था महान अनगा। दिल्ली के वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो यह की गई थी महम अनगा के द्वारा। दिल्ली का पुराना किला के सामने खैरुख मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था महम अनगा ने। दिल्ली के पुराने किला के सामने खैरुख मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो महम अनगा ने। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? तो यह थे ताजुल माली। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह थे ताजुल माली। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो आइए हसन निज़ामी यह हो जाएगा ताजुल मासिर। ख्वांदमीर हो जाएगा हुमायूंनामा। मोहम्मद काजिन हो जाएगा आलमगीरनामा और भीमसेन हो जाएगा नुस्खा ए दिलखुश। ये ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2। हसन निज़ामी हो जाएगा ताजुल मासिर। ख्वांदमीर हो जाएगा हुमायूंनामा। मोहम्मद काजिन हो जाएगा आलमगीरनामा और भीमसेन हो जाएगा नुस्खा ए दिलखुश। यहाँ पे हो जाएगा फिर से मिलान करने दिया हुआ है। तो आलमगीरनामा हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद काजी। फिर तबकात नासरी हो जाएगा मिनहाजुद्दीन अहमद। चहार चमन हो जाएगा चंद्रभाग ब्राह्मण। और इकबालनामा जहांगीरी हो जाएगा मुअत्तमद खां। फिर से आलमगीरनामा हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। तबकात अकबरी हो जाएगा निज़ामुद्दीन अहमद। चहार चमन हो जाएगा चंद्रभाग ब्राह्मण। और इकबालनामा जहांगीरी हो जाएगा मुहम्मद खां। आइए अगला प्रश्न। तबकात अकबरी किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी निज़ामुद्दीन अहमद। तबकात अकबरी किसने लिखी थी? तो निज़ामुद्दीन अहमद। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो यह है अब्दुल रहीम खान। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो यह है अब्दुल रहीम खान। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो यह थे शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो यह थे शाहजहाँ के शासन में एक राजकीय इतिहासकार। शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? तो यह है इनायत खान। शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? तो यह है इनायत खान। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो बाबर तुजूक के बाबरी। यह बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में कौन एक सुमेलित है? तो ए ऑप्शन बाबर का तुजूक के बाबरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो तबकात नासरी मिनहाज सिराज जसजानी यह बिल्कुल सही है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ यह बिल्कुल सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता यह बिल्कुल गलत है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा तुगलकनामा इब्न बतूता। अकबर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो यह अनुवाद है पंचतंत्र का। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो यह अनुवाद है पंचतंत्र का। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में।
अबुल फजल द्वारा अक़वानामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। मुग़ल काल में दरबारी भाषा थी कौन सी? तो फ़ारसी। मुग़ल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फ़ारसी थी। मुग़लों की अदालत में भाषा थी कौन सी? तो यह फ़ारसी थी। मुग़लों की अदालत में भाषा थी कौन सी? फ़ारसी। मुग़लकालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो यह रचना है साकी मुस्तैद खां की। मुग़लकालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो यह रचना है साकी मुस्तैद खां की। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है भीमसेन कायस्थ या थे तारिक ए दिलखुश, चंद्रभाग ब्राह्मण या थे चहार चमन, ईश्वरदास नागर यह है फतूहत ए आलमगीरी और सुजान राय भंडारी यह है खुलास्त उत तवारीख। डी ऑप्शन 4 1 2 3। फिर से भीमसेन कायस्थ थे तारिक ए दिलखुश, चंद्रभाग ब्राह्मण थे चहार चमन, ईश्वरदास नागर है यह है फतूहत ए आलमगीरी और सुजान राय भंडारी यह है खुलासत उल तारीख। नस्तालिक है क्या? तो यह है एक प्रकार की फ़ारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तालिक क्या है? तो एक प्रकार की फ़ारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा की में छंद लिखे तो यह राजा संबत सिंह थे। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा के छंद लिखे वह कौन थे? तो राजा संबत सिंह थे। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिय की रचना की? तो यह थे केशव। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिय की रचना की? तो यह थे केशव। यहाँ पे मुगल काल का विविध शुरू होता है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा बी जहांगीर, अकबर, सर थॉमस रो। यह बिल्कुल गलत है। बाकी जहांगीर, विलियम हॉकिंस यह सही है। शाहजहाँ, टेवर्नियर यह भी बिल्कुल सही। औरंगजेब, मनुची यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, अकबर, सर थॉमस रो। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खानों का विस्तृत रूप से चर्चा की? तो यह है जिया बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर। सॉरी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे और हीरो की खानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? तो यह है जिया बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर। वह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोग ने 40 साल तक काम किया था? तो यह थे विलियम फिंच का। वह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो यह है विलियम फिंच। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो हॉकिंस हो जाएगा 1608 से 1611, टॉमस रो हो जाएगा 1615 1619, मनुची हो जाएगा 1653 से 708, फिर रॉल्फ फिंच हो जाएगा 1585 से 1586। बी ऑप्शन 2 1 4 3। हॉकिंस हो जाएगा 1608 से 1611, टॉमस रो हो जाएगा 1615 1619, मनुची हो जाएगा 1653 से 1708, रॉल्फ फिंच हो जाएगा 1585 से 1586। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कुट से चुनिए। तो यह इसका आंसर रहेगा सी 3 2 1 4। देखते हैं। पहले जहांगीर, फिर मोहम्मद शाह, फिर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली, फिर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। फिर से पहले हो जाएगा जहांगीर, फिर हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली, फिर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों के कालानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर ढूंढें। तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा 2 4 3 1। पहले हो जाएगा चंगेज़ खान, फिर हो जाएगा तैमूर, फिर हो जाएगा नादिर शाह, फिर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। फिर से पहले हो जाएगा चंगेज़ खान, फिर हो जाएगा तैमूर, फिर हो जाएगा नादिर शाह, फिर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें सही कथन देखना है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध लड़ा, ये बिल्कुल सही है। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, यह गलत है। शाहजहाँ ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, यह बिल्कुल गलत है। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति के प्रेमी थे, यह बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 1 और 4 सही है। फिर से अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, ये बिल्कुल सही है। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, यह बिल्कुल सही है। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो नादिर शाह द्वारा दिल्ली में
कत्लेआम यह हुआ था 1739 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी 1556 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। सी ऑप्शन 4-2-1-3। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के किस नाम से जाने जाते थे? तो यह जाने जाते हैं हेमू के नाम से। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं हेमू के नाम से। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो यह हुआ है पृथ्वीराज के लिए। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो पृथ्वीराज के लिए। यहाँ पे फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ तो हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, तराइन का दूसरा युद्ध 1192, अकबर की मृत्यु 1605, औरंगजेब की मृत्यु 1707। फिर से पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, अकबर की मृत्यु 1605, औरंगजेब की मृत्यु 1707। यहाँ पे फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है तो आइए देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं, खुसरो का विद्रोह जहांगीर और खानवा का युद्ध बाबर। फिर से हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं, खुसरो का विद्रोह जहांगीर और खानवा का युद्ध बाबर। ये ऑप्शन 2, 3, 4, 1। यहाँ पे मिलान के लिए फिर से दिया हुआ है। 1556 में हुआ था अकबर का राज्यारोहण। 1600 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1680 में शिवाजी का देहांत। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। बी ऑप्शन 5, 4, 3, 2। फिर से 1556 में हुआ था अकबर का राज्यारोहण। 1600 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया जाना। 1780 में हुआ था शिवाजी का देहांत और 1739 में हुआ था नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर मिलान करने के लिए दिया हुआ है तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, हल्दीघाटी का द्वितीय युद्ध हुआ था 1576 में, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में। फिर से पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में और असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है? तो इसका आंसर रहेगा सी, हल्दीघाटी का युद्ध 1576। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी मुगल और मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है? तो यह है सी ऑप्शन, हल्दीघाटी का युद्ध 1576। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2, 1, 3, 4। पहले हुआ था खानवा का युद्ध, फिर हुआ था घाघरा का युद्ध, फिर हुआ था चौसा का युद्ध, फिर हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। फिर से पहले हुआ था खानवा का युद्ध, फिर हुआ था घाघरा का युद्ध, फिर हुआ था चौसा का युद्ध, फिर हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, पहले हुआ था 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3। पहले हुआ था चंदेरी का युद्ध, फिर हुआ था चौसा का युद्ध, फिर हुआ था कन्नौज का युद्ध, फिर हुआ था तालीकोटा का युद्ध। फिर से पहले हुआ था चंदेरी का युद्ध, फिर हुआ था चौसा का युद्ध, फिर हुआ था कन्नौज का युद्ध, फिर हुआ था तालीकोटा का युद्ध। निम्नलिखित युद्धों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बाबर खानवा का युद्ध बिल्कुल सही है, हुमायूं चौसा का युद्ध यह भी सही है, अकबर हल्दीघाटी का युद्ध यह भी सही है, जहांगीर बल्ख का युद्ध यह गलत है, डी ऑप्शन गलत है, जहांगीर बल्ख का युद्ध। अता अली खां किसका नाम था? तो इसमें ई ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं किसका नाम है अता अली खां, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है तो इक्ता क्या है? दिल्ली के सुल्तान। फिर जागीर क्या है? तो जागीर हो जाएगा मुग़ल। फिर अमरम क्या है? विजयनगर। और मोकासा क्या है? मराठा है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1। फिर से इक्ता हो जाएगा दिल्ली के सुल्तान, जागीर हो जाएगा मुग़ल, आमरम हो जाएगा विजयनगर और मोसाका हो जाएगा मराठे। मुग़ल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो यह था सूरत। निम्नलिखित मुग़ल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो यह था सूरत। मुग़लों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया, किससे लिया था? तो पारसियों से। मुग़लों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया किससे? पारसियों से। मुग़ल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है कहाँ? तो यह स्थित है लखनऊ में। मुग़ल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है कहाँ? तो लखनऊ में। निम्नलिखित के कालानुसार व्यवस्थित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कोट की सहायता से पढ़ें। तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन 3, 2, 4, 1। पहले हो जाएगा पद्मिनी, फिर हो जाएगा दुर्गावती, फिर हो जाएगा ताराबाई, फिर हो जाएगा अहिल्याबाई,
फिर से पहला हो जाएगा दुर्गावती, सॉरी पहले हो जाएगा पद्मिनी, फिर हो जाएगा दुर्गावती, फिर हो जाएगा ताराबाई और फिर हो जाएगा अहिल्याबाई। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित है डी ऑप्शन, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो डी ऑप्शन, दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, यह बिल्कुल गलत है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग है, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक सही है ना ही दो। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगलकालीन इमारत एवं स्थान सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम, यह बिल्कुल सही है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, यह बिल्कुल सही है। जहांगीर का मकबरा बुरहानपुर, यह गलत है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा बुरहानपुर, यह गलत है। निम्न स्मारकों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा 4 2 3 1। पहले हो जाएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली, फिर हो जाएगा पहले हो जाएगा अटाला मस्जिद जौनपुर, यह बिल्कुल पहले हो जाएगा अटाला मस्जिद जौनपुर 4 नंबर, फिर हो जाएगा 2 नंबर शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, फिर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली और फिर हो जाएगा रविया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। बी ऑप्शन 4 2 3 1। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो बाबर हो जाएगा जामा मस्जिद, हुमायूं हो जाएगा दिन पन्हा, अकबर हो जाएगा जहांगीरी महल और जहांगीर हो जाएगा एतमाद-उद-दौला का मकबरा। फिर से पहले हो जाएगा बाबर जामा मस्जिद, फिर हो जाएगा हुमायूं दिन पन्हा, फिर हो जाएगा अकबर जहांगीरी महल, फिर जहांगीर हो जाएगा एतमाद-उद-दौला का मकबरा। ए ऑप्शन 1 2 3 4। यहाँ पे मिलान करने के लिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। तो कुतुब मीनार हो जाएगा अकबर, गोल गुम्बज हो जाएगा औरंगजेब, बुलंद दरवाज़ा होगा इल्तुतमिश और मोती मस्जिद हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। फिर से कुतुब मीनार हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3। वही हमको भी लग रहा था। कुतुब मीनार हो जाएगा इल्तुतमिश, गोल गुम्बद हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा अकबर और मोती मस्जिद हो जाएगा औरंगजेब। कुतुब मीनार इल्तुतमिश, गोल गुम्बद हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा अकबर और मोती मस्जिद हो जाएगा औरंगजेब। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4 2 1 3। पहले हो जाएगा खानवा का युद्ध, फिर हो जाएगा चौसा का युद्ध, फिर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध, फिर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर तालीकोटा का युद्ध। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। फिर से पहले अलाई दरवाज़ा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर हो जाएगा, मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ हो जाएगा और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब हो जाएगा। ए ऑप्शन 1 2 3 4। मुगल काल में मौली था, तो यह इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। आप इसे विशेष विवरण पढ़ सकते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समानता कौन थे? तो यह थे व्यापारी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मध्यकाल में बंजारे समानता कौन थे? तो यह थे व्यापारी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जरीब एक प्रकार की कर, यह बिल्कुल गलत है। बाकी दाम ताम्र की मुद्रा, यह बिल्कुल सही है। देसाई राजस्व अधिकारी, यह भी बिल्कुल सही है। और दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, यह भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जरीब एक प्रकार का कर। तो यहाँ पे मुगल खत्म होता है, अब शुरू होगा सिख संप्रदाय। तो मैं शुरू करने से पहले फिर से आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमें और प्रोत्साहित करें। यह पहला प्रश्न, गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो यह किए थे गुरु अंगद को। गुरु नानक ने अपने अधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपने अधिकारी घोषित किया था? तो यह थे लहना। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना अधिकारी घोषित किया? तो यह थे लहना। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किए? तो यह थे गुरु अंगद। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? तो यह थे गुरु अंगद। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? तो गुरु रामदास ने। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? गुरु रामदास ने। किस गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो यह थे रामदास। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो गुरु रामदास को।
निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? तो इसका आंसर रहेगा बी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो यह थे गुरु अर्जुन देव। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह किए थे गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। यहाँ पे निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो यह थे ए मतलब 2 और 4, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेज बहादुर। निम्नलिखित में से किस गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। किस गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो यह है गुरु तेग बहादुर। किस गुरु के लिए की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो यह है गुरु तेग बहादुर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थापित है? तो यह है हेमकुंड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? तो यह है हेमकुंड। पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था पटना में? तो यह हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। पटना में सिख गुरु का जन्म हुआ था तो गोविंद सिंह का। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यह है गुरु गोविंद सिंह की। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यह है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें कि उन्होंने सिखों की सैन्य व्यवस्था का गठन किया था। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें कि उन्होंने सिखों की सैन्य व्यवस्था का गठन किया था। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो यह थे गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरित किया गया था? तो यह थे गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 300 वर्ष पहले। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? 300 वर्ष। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो यह थे गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो यह थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो यह थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो यह थे गोविंद सिंह। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो यह थे गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो यह था लक्षण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो यह था लक्षण देव। यहाँ पे मराठा राज और संघ शुरू होता है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं मराठा का। मराठों के उत्कर्ष में निम्नलिखित में कौन सा कारण सही है? तो यह है ई ऑप्शन उपयुक्त सभी मतलब धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति। मराठों के उत्कर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? तो यह है धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति। नीचे दिए गए मानचित्र पर विस्तृत विचार कीजिए। चित्र में छायांकित क्षेत्र राज्य दर्शाता है किसका? तो यह राज्य दर्शाता है मराठों का। यह राज्य मराठों का दर्शाया गया यहाँ पे। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो यह हराया था सलहर में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो यह हराया था सलहार में। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर है डी 1627 और 1674। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो यह 1627 में जन्म हुआ था और 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। वह कौन सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो यह थे अफजल खां। वह कौन सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो यह थे अफजल खान। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो यह थे आगरा में। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो यह थे आगरा में। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो यह थी रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो यह थी रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी रायगढ़। शिवाजी के छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो यह था रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास था। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हो जाएगा 1, 3, 2, 4। पहले हो जाएगा चाकन के किले पर विजय, फिर हो जाएगा मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, फिर हो जाएगा अफजल खां का प्रकरण, फिर हो जाएगा सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। ए ऑप्शन 1, 3, 2, 4। अष्टप्रधान नाम का मंत्रिपरिषद थी किसकी? तो यह थी मराठा प्रशासन में। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में।
अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो यह किए थे शिवाजी ने। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रधान से सहायता की थी? तो यह थे शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता की थी? तो यह थे शिवाजी। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे, कौन कौन से थे? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब चारों थे। मजुमदार थे, दवीर थे, वकनिस थे और सूरनीस थे। मजुमदार, दवीर, वकनिस और सूरनीस। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंधित था किससे? तो यह था सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंधित था किससे? तो सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था कौन? तो यह था सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों का देखरेख करता था वह था कौन? सुमंत। शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मंत्री को कहा जाता था सुमंत। शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मंत्री को कहा जाता था सुमंत। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो यह थी शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? तो यह थी शिवाजी। कथन कारण का प्रश्न दिया हुआ है। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। यह बिल्कुल सही है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभाव रखता था। यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, ए सही है, परंतु आर गलत है। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। यह बिल्कुल सही है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभाव रखता था। यह बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो इसका आंसर होगा डी, रुका नहीं थी, बल्कि रुपया, डारी और टका थी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो यह है रुका। संभाजी के बाद मराठा शासक को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो यह है बालाजी विश्वनाथ। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया है? तो यह है बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 1 2 4। पहले हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, फिर हो जाएगा बाजीराव, फिर हो जाएगा बाजीराव, फिर हो जाएगा माधवराव। फिर से पहले हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, फिर हो जाएगा बाजीराव, फिर हो जाएगा बालाजी, बाजीराव, फिर हो जाएगा माधवराव। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें। तो बी ऑप्शन 3 2 4 1। पहले हो जाएगा संभाजी, फिर हो जाएगा राजाराम, फिर हो जाएगा शिवाजी द्वितीय, फिर हो जाएगा छत्रपति साहू। फिर से पहले हो जाएगा संभाजी, फिर हो जाएगा राजाराम, फिर हो जाएगा शिवाजी द्वितीय, फिर हो जाएगा छत्रपति साहू। यहाँ पे कथन कारण का प्रश्न है। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। यह बिल्कुल सही है। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर से 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। यह बिल्कुल सही है। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर से कथन कारण का प्रश्न है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। यह बिल्कुल सही है। मराठा पहले शासक थे जिसके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। यह बिल्कुल सही है। मराठा पहले शासक थे जिसके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। यह बिल्कुल गलत है। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बना? तो यह थे बालाजी बाजीराव। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गए तथा पेशवा वास्तविक शासक हो गया? तो बालाजी बाजीराव। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो यह था ताराबाई के हाथों में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो यह था ताराबाई के हाथों में। निम्नलिखित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया हुआ था? तो वह थी ताराबाई, सी ऑप्शन। निम्नलिखित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी में से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया हुआ थी ताराबाई। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह संबंधित थी मराठा भूराजस्व प्रथा से। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भूराजस्व प्रथा से। सुरक्षा के लिए मराठा के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है चौथ के नाम से। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों के किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है चौथ के नाम से। इस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वह था काशीराज पंडित। इस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? तो वह था काशीराज पंडित।
अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने के तत्कालीन कारण क्या थे? तो यह थे ए ऑप्शन, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने के तत्कालीन कारण क्या थे? तो ये ऑप्शन, वो मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत की तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो यह था मुगलों ने। पानीपत की तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो यह था मुगलों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था 14 जनवरी 1771। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो 14 जनवरी 1771 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1771 में। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1771 में। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो वह था नजीब खान। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो यह था नजीब खान। मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो यह किया जाता है मराठों के। मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो मराठों के। तो यहाँ पे मराठा भी खत्म होगा, साम्राज्य फिर से अब शुरू होगा, मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब की 1707 ईस्वी मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो यह थे बहादुर शाह प्रथम ने। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो यह हुआ था एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो यह हुआ था एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? तो यह थे फर्रुखसियर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? तो यह थे फर्रुखसियर। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? तो यह थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? तो यह थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह थे मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो यह थे मोहम्मद शाह। नादिर शाह का आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो यह था मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो यह था मोहम्मद शाह। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो यह थे मोहम्मद शाह 1719 से 1748। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो यह था मोहम्मद शाह 1719 से 1748। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो यह था मोहम्मद शाह। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो यह था मोहम्मद शाह। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करें। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, BADC। पहले हो जाएगा जहांदार शाह, फिर हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिर हो जाएगा अहमद शाह, फिर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। फिर से पहले हो जाएगा जहांदार शाह, फिर हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिर हो जाएगा अहमद शाह, फिर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो यह थे शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो यह थे शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उनके पिता का नाम क्या था? तो यह था अकबर शाह द्वितीय। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो यह थे बहादुर शाह जफर। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो यह थे बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित कथनों में कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, वह 1 लाख रुपए के कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। यह बिल्कुल गलत है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। यह बिल्कुल सही है। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। यह बिल्कुल सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। यह बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसने साम्राज्य की सीमा थी। तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। विशेष आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो यह थे शहादत खां।
निम्नलिखित में कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो याद है शहादत खां। निम्नलिखित में कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो याद है चिनकिलिस खान। निम्नलिखित में कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो याद है चिनकिलिस खां। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल बी सही, बी ऑप्शन केवल 2 सही होगा, मतलब विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। 2 ऑप्शन विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहता है, बनाई थी? तो याद है जयसिंह द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनाई थी? किसने? तो जयसिंह द्वितीय ने। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? तो इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3, 4, मतलब दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में और वाराणसी में। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? तो दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में और वाराणसी में। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, के लेखक कौन? तो जयपुर के सवाई जयसिंह। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है, के लेखक कौन है? तो यह है जयपुर के सवाई जयसिंह। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, कहाँ? तो इलाहाबाद में। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, कहाँ? तो इलाहाबाद में। तो यहाँ पे हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। इसी के साथ यह हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर था मध्यकालीन का, और यह हमारा 7वां वीडियो लेक्चर है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे, जिससे पहला रहेगा यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना चाहते हैं तो इसे कम से कम 2-3 बार देखिए, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग इस एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम और अच्छे काम कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।